आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार आर्थिक मोर्चे पर बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जीएसटी संग्रह के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। दरअसल अप्रैल के लिए जारी जो जीएसटी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 12,290 करोड़ रुपए रहा, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही अपनी इकॉनमी को $1 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य बना चुके हैं। अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश का जीएसटी संग्रह 19% बढ़ा है, जबकि तमिलनाडु का केवल 6%। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और उसका असर जीएसटी कलेक्शन पर सकारात्मक तौर पर दिखाई दिया है। जानकारी अभी मानते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद प्रदेश में पर्यटन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और पर्यटन से जुड़े दूसरी सेवाओं में बढ़ोतरी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में ये बढ़त देखी गई है। एसबीआई की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया था कि चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश में पर्यटन से 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है और राज्य को 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स भी मिल सकता है। प्रोफेसर पीके घोष, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं अर्थशास्त्र विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बात करने जा रहे हैं। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हमने देखा है, बहुत पहले से रखा गया है, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं जीएसटी के, तमिलनाडु को पीछे छोड़ देना, जबकि तमिलनाडु एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस माना जाता है, किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, आपने जिक्र किया अप्रैल 2024 में यूपी की जीएसटी कलेक्शन का और साथ में उससे तमिलनाडु का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन मैं एक दूसरी बात बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन इस बार पूरे देश में चौथे स्थान पर है। हमसे ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है, लेकिन इन जो हमसे ऊपर हैं प्रदेश, उन सब भी 2023 से जो है 24 अप्रैल में जो जीएसटी की वृद्धि दर रही है, उन सब की दर हमसे बहुत कम है। हमारी 19% है, जबकि महाराष्ट्र की 13%, गुजरात की 13%, कर्नाटक की मात्र 9% है। तो इस प्रकार हमारा जो जंप है एक वर्ष में जीएसटी कलेक्शन का, वो बहुत अधिक हुआ, सबसे अधिक है टॉप 4 में। जिसका मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, और उसने हमें इस छलांग लगाने में मदद की है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अच्छा एट्रैक्टिव निवेश का डेस्टिनेशन माना जा रहा है। हम लोग ये अक्सर लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उदीयमान है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश उदीयमान नहीं है, उत्तर प्रदेश का उदय हो चुका है और इसके बहुत सारे आर्थिक व अन्य कारण हम देख सकते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको बहुत सकारात्मक मानता हूँ और अगले 5 वर्षों में हम लोग 2027-28 तक आशा है कि हम लोग निश्चित ही रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और ये लक्ष्य प्राप्त करना केवल उत्तर प्रदेश के लिए अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि भारत के जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, हम उसमें भी अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होंगे। तो ये इस पर गोल्डन है हमारे लिए ये। तो सर, अगर हम सेक्टर वाइज थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको तस्वीर कैसी नजर आती है? अगर हम सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में इसको हम तोड़ करके समझना चाहें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, तो ये बीता साल कैसा रहा और अगले साल की क्या उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? हम लोग जब पूरी इकॉनमी में ग्रोथ रेट और जीएसटी की बात करते हैं तो मैं 3-4 चीजें बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा इन एडिशन टू ट्रेडिशनल सेक्टर, कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है जो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक ट्रैक है। प्रथम है उत्तर भारत में। सबसे अधिक संख्या में एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में है, 21 एयरपोर्ट्स हमारे बन चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड हाईएस्ट नेटवर्क है हमारा नेशनल हाईवेज का, और जहां तक ऊर्जा का संबंध है हम 9% से अधिक योगदान पूरे ऊर्जा में कर रहे हैं, और विश्व में एक सबसे बहुत बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर यानी ग्रेटर नोएडा में बनने आ रहा है। और हम भारत में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसने अपना इनलैंड वाटरवेज शुरू किया है उत्तर प्रदेश को हल्दिया पोर्ट से जोड़ने का। तो और एक्सप्रेसवे की हमने कतार बिछाई हुई है, गंगा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इन सब ने हमारे हर क्षेत्र को, विशेषकर कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाना, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार देना, औद्योगिक क्षेत्र को बहुत आगे करना और सर्विस क्षेत्र को बहुत आगे करना। और जो मैं एक सबसे बड़ी बात करना चाहूँगा वो है कि पूरे भारत में केवल 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हो रही है, एक तमिलनाडु में, दूसरा उत्तर प्रदेश में।
और जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर है वो अपने आप में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से भी और डिफेंस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग देश के उत्तर प्रदेश के 6 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ रहे हैं: लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। तो ये जो डिफेंस कॉरिडोर है वो केवल अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि भारत की प्रतिरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जहां तक आपने कृषि की बात की, तो ये सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है। डेयरी प्रोडक्ट में हम प्रथम स्थान पर है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम प्रथम स्थान पर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रदेश को निश्चित रूप से उन ऊंचाई पर ले जाएगी। और जो आपने जिक्र किया एक कि जो हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है। पहले ये मात्र आगरा और ताजमहल के रूप में होता था, लेकिन अब 3 स्थान उत्तर प्रदेश को यानी वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज, जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ऑफ टूरिज्म, वो जो टूरिज्म हमारा कल्चरल और आध्यात्मिक टूरिज्म है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और ये आजकल लगातार अखबार में आ रहा है कि अयोध्या के जो टूरिज्म का इन्फ्लो है, पर्यटनों का इन्फ्लो है पर्यटकों का, उन्होंने उस संख्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ दिया है। और उसके कारण अब ये अयोध्या भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने शुरू कर दिया उसने। तो ये हमारा एनालिसिस है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो साहब, लेकिन अगर हम पॉलिसीज़ पे ध्यान दें तो बहुत सारे राज्यों की पॉलिसीज़ बहुत प्रोग्रेसिव मानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ में अपने लचीलापन दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सेक्टोरल पॉलिसीज़ पर अगर आप ध्यान दें तो क्या आपको लगता है कि जो अपेक्षित निवेश को हम आकर्षित कर सकते हैं, उसके लिए जो एक फ्यूडल मानसिकता का आरोप लगाया जाता है उत्तर प्रदेश पे, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अब हम बिजनेस ओरिएंटेड हो रहे हैं? मैं केवल एक इसमें टिप्पणी करना चाहूंगा कि आज से 10 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें स्थान पर था, आज दूसरे स्थान पर है। अगर ये मानसिकता बदली नहीं होती तो हम 12 से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ये बहुत बड़ा जंप है। और जहां तक सेक्टर फोकस किया है, इसमें हमने नवरत्न फोकस किया है, 9 स्पेसिफिक सेक्टर हमने फोकस किया है अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी गत वर्ष की। उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस आईटीज है, और जो उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यातों में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, सिविल एविएशन की मैंने आपसे चर्चा की, बायोफ्यूल एक बहुत बड़ा इमर्जिंग है हमारे प्रदेश के लिए, विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल के सेक्टर में। सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, और आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में 1-2 विश्व स्तरीय कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को अपना चुनाव कर रही हैं उसमें। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग है, और डिफेंस और एयरोस्पेस बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें नाम चर्चा की डिफेंस सेक्टर की, और फार्मास्यूटिकल। ये जो 9 क्षेत्र हमारे पॉलिसी में, इसमें हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। और उसमें जो हमारा मेन हिस्सा है वो है कि हम रिफॉर्म करें, परफॉर्म करें और उसको आगे बढ़ाएं। और यही कारण है कि अभी पिछले फरवरी में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 4.0, जिसमें हमें 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने की हमने योजना बनाई है। और उसी दिन प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 14,000 परियोजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कुल मिलाकर 10.11 लाख करोड़ का निवेश है। तो इसने पूरी मानसिकता को बदलने में सहायता दी है। उत्तर प्रदेश कोई लैगर्ड स्टेट नहीं माना जाता। इट इज नो लॉन्गर बीमारू स्टेट, इट इज द गोल्डन सनशाइन एंड सनराइज स्टेट। उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी स्कीम है सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें शायद पूरे देश में सबसे बेहतरीन राज्यों में कहा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट पे फोकस है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स कुछ ले पाएंगे? एक समय था जब मिर्ज़ापुर, भदोही या फिर मुरादाबाद जैसे जो क्लस्टर्स थे वो बहुत बेहतरीन कर रहे थे, लेकिन बीच में शायद पॉलिसीज़ की वजह से या फिर इकोसिस्टम की वजह से उसमें बहुत गिरावट आई। अब आपको लगता है कि हम कुछ नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हों और प्रदेश की इकॉनमी, देश की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करें? जो हमारे एक्सप्रेस हाईवेज हैं, देखिए नया इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हमारे या जो संकुल्स हमारे हैं, वो गंगा एक्सप्रेस वे, जमुना एक्सप्रेस वे, ये हमारे 2 बहुत बड़े एक्सप्रेस वेज हैं, जिसकी वजह से मैंने साथ में वेयर हाउसिंग का जिक्र किया। जिसके आसपास के शहरों में हम लोग नए इंडस्ट्रियल हब्स बना रहे हैं। और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये हमारे 3 एक्सप्रेस वेज हैं। और मैंने कहा जेवर, जो कि विश्व का एक लीडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उसने पूरी मानसिकता बदली है और उसके कारण निवेश आकर्षित होगा। और आज हम अगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैन पावर हमारे बहुत सशक्त है, अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में जनसंख्या देखें
तो हम विश्व में 5वें स्थान पर आते हैं। हमसे ऊपर केवल भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया आता है। तो हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की क्षमता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है। पॉलिसी में हम लोग, मैंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम सेकंड नंबर पर आ गए हैं। और इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी लगभग 8% बिजली की उत्पादन क्षमता हमारे पास पूरे देश में है। तो इन सभी चीजों में, और जहां पे आपने बात की कि मानसिकता की बदलाव की बात है, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है हमारा एमएसएमई सेक्टर का, जो केवल ओडीओपी के साथ जुड़ा नहीं है बल्कि एमएसएमई सेक्टर का, जिसमें एमएसएमई की 3 योजनाएं, संपर्क, समाधान और संबंध, इन तीनों सेक्टर ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया है। और आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक संख्या का एमएसएमई है। लगभग 90 लाख एमएसएमईज हैं, जो पूरे देश का लगभग 14% हिस्सा है हमारा। तो इन सब चीजों ने उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदलने में बहुत सहायता दी। घोष साहब, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी करें, क्योंकि आपने जो अच्छे पॉइंट्स थे उत्तर प्रदेश ने जहाँ बेहतर किया है उनको तो गिनाया है, लेकिन चूंकि आप स्किल सेक्टर के साथ, एजुकेशन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इकॉनमी तो आप उस पर आपकी जो पैनी निगाह है ही है, बजट आप हमेशा लगातार देख रहे हैं, डिफेंस पर आप काफ़ी कड़ी निगाह रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकली बताइए, क्या स्किल गैप्स नहीं हैं? हम वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूशंस जो पहले हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी संख्या गिनी चुनी रह गई है। ये जो स्किल गैप है उसको कैसे हम लोग एड्रेस करेंगे? देखिए, ये स्किल का जो गैप है वो हम लोग ये कल्पना करें कि हम रातों रात इसमें परिवर्तन कर देंगे, ये नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि विगत अनेक दशकों से क्या रही है, और ये जो हमने सारी बातें भी हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल हाल के समय की बातें हैं। तो और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी हमें आज से 5 साल का है। तो अगर आप इसको आज से 5 साल के परिदृश्य में देखेंगे, और पूरी जो हमारी नीतिगत प्रणाली होती है वो ओवरनाइट चेंज नहीं लाती है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि हम 12वें स्थान पर थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और आज दूसरे स्थान पर है, उसमें स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा। और हमने कई इंक्यूबेशन सेंटर्स भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए हैं, और स्किल को बढ़ावा देना हम लोग पूरे भारतवर्ष के स्किल योजना का एक हिस्सा है। और एजुकेशन हब हमारा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब हम निवेश आकर्षित करेंगे अपने प्रदेश में, तो उसके साथ साथ निश्चित रूप से स्किल को बढ़ावा देने की सारी संभावनाएं खुलती हैं। क्योंकि स्किल अगर निवेश नहीं होगा, आर्थिक परिदृश्य नहीं होगा, तो स्किल आपका यहाँ से आउटफ्लो कर जाएगा अन्य प्रदेशों में, जो अब तक होता रहा है। तो हम यहाँ से स्किल अट्रैक्शन और स्किल डेस्टिनेशन, मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश को अब केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे देश में एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा है। ये निगाह बदली है पूरे विश्व की, और जब ये निगाह बदलेगी तो निश्चित रूप से इसमें जो कौशल है उसमें समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। और मैं बहुत अल्प समय बात कर रहा हूँ कि अगले 2-3 वर्षों में आप इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हम देख सकते हैं। इसमें जो अब तक हमारा आउटफ्लो था वो इनफ्लो के रूप में अवश्य कन्वर्ट होगा। घोष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास इतना ही इकॉनमी टुडे में आप प्रयागराज से जुड़े इस खास प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के दिन बदलने वाले हैं और अगले 2 से 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा बदलाव आया है उसने ज़रूर जो प्रदेश की फ़िज़ा हैं उसमें कुछ विकास के नए रंग घोले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।